हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की जो बुक है, जो कि हमारा है भारत लोकतंत्र और विकास, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको देखेंगे, जो कि हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विपत्ति, विकास, अधिकार और भागीदारी के संदर्भ में, लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की भूमिका को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष पहलू, खासतौर से गांधीवादी राजनीति की रणनीति। जो गांधीवादी राजनीति की रणनीति थी, उस समाज में चलाए जाने वाले आंदोलन के लिए विशेष रूप से सार्थक है, जो समाज कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो समाज कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं, इसके अलावा लोकतांत्रिक और मूलतः नागरिक स्वतंत्रता वाली राज व्यवस्था जिन समाजों की विशेषता मानी जाती है, ऐसे समाज में जो गांधीवादी राजनीति की रणनीति है वो सार्थक मानी जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इसमें न केवल मौजूदा ढांचे द्वारा दिए गए संवैधानिक अवसरों का बिना उस ढांचे का हिस्सा बने किस तरह उपयोग किया जा सकता है का उदाहरण पेश किया, बल्कि सार्वजनिक उद्देश्यों का व्यापक आंदोलन किस प्रकार खड़ा किया जाए और चलाया जाए के संबंध में शिक्षा प्रदान की। जो गांधीवादी रणनीति है, उसने उस टाइम पे जो मौजूदा संवैधानिक अवसर जो भी कुछ दिए गए थे, उस ढांचे का हिस्सा बने बिना उस चीज का कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसका उदाहरण पेश किया था। इसके अलावा सार्वजनिक उद्देश्य का व्यापक आंदोलन किस प्रकार से खड़ा किया जाए या फिर चलाया जाए के संबंध में शिक्षा भी प्रदान की थी। इस आंदोलन ने जनतांत्रिक विचारों और संस्थाओं को लोकप्रिय बनाया। किसे किसे लोकप्रिय बनाया? जनतांत्रिक विचारों और संस्थाओं को लोकप्रिय बनाया। आम चुनाव के अधिकार, आम चुनाव के आधार पर प्रतिनिधि सरकार की स्थापना और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की मांग की। राष्ट्रीय आंदोलन विकास के कई चरणों से गुजरा। जैसे जैसे ये चरण एक से दूसरे चरण की तरफ बढ़ा, इसका सामाजिक आधार व्यापक होता चला गया और इसका उद्देश्य अधिकाधिक स्पष्ट होता गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह एक एक करके सभी मुद्दे उठाते हुए उन्होंने भारतीयों के दिल दिमाग में ये बात बैठा दी कि ब्रिटिश सरकार का प्रशासन केवल शोषण का हथियार है। जो गांधीवादी रणनीति है, उसने सभी मुद्दों को एक एक करके उठाया और जो भारतीय लोग थे उनके दिल दिमाग में ये बात बैठा दिया कि जो ब्रिटिश सरकार का जो प्रशासन है वो सिर्फ शोषण का हथियार है। इसीलिए भारतीय हितों के लिए राजनीतिक सत्ता और प्रशासन पूरी तरीके से भारतीयों के नियंत्रण में ही होना चाहिए, क्योंकि भारतीय ही भारतीय हित के बारे में सोचेंगे, ब्रिटिश नहीं। ठीक है, ये भूमिका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिस्थापना की बात करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही जो भारतीय जनता थी, ठीक है, या फिर भारत के जितने भी वर्ग थे, सभी वर्गों को अपनी आर्थिक और राजनीतिक मांग को प्रस्तुत करने के लिए एक शक्तिशाली मंच मिल गया। और इस मंच का क्या उद्देश्य था? इस मंच का उद्देश्य था जो राज्य की राजनीति है, ठीक है, जो राज्य की जो नीतियां हैं, इसके निर्धारण और कार्यान्वयन में भारतीयों की अधिक से अधिक जो है सहभागिता हो, इसके लिए सरकार पर दबाव डालना था। कांग्रेस ने अपने आप को सिर्फ उन सवालों तक सीमित रखने की कोशिश की जो पूरे राष्ट्र से जुड़े थे,
और जिन सवालों पर सीधी जो है भागीदारी की गुंजाइश हो, जैसे नौकरियों में भारतीयकरण की मांग, राज्य के प्रशासन तंत्र में भारतीयों की सहभागिता की मांग, पूंजी बहिर्गमन की रोकथाम, भारतीय उद्योग को संरक्षण, दमनकारी कानूनों को समाप्त करना आदि। ठीक है, इन चीजों तक कांग्रेस ने अपने आप को सीमित रखा था। कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे। जो प्रारंभिक नेता थे कांग्रेस के, वो संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य जनता को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना विकसित करना तथा राजनीतिक प्रश्नों पर एक संगठित जनमत तैयार करना था। ठीक है, और वे जो है प्रार्थना पत्र का सहारा लेते थे। अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र आदि पर जो है वो लोग जो है विश्वास रखते थे। (1895) में स्वराज विधेयक आया, जिसमें जो है सर्वप्रथम हमको संविधान सभा के दर्शन मिलते हैं, जिसे जो तिलक जी थे उनके निर्देशन में बनाया गया था, तैयार किया गया था। 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए, ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसके थ्रू उन्होंने संविधान सभा की बात की थी। ठीक है, उनके विचार क्या थे? भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। भारत का जो संविधान है वो भारतीय ही बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का समय भारत के लिए निर्णायक समय था। क्यों था? क्योंकि इस अवधि के दौरान देश में राजनीतिक जागरूकता तेज गति से विकसित हुई। जो राजनीतिक जागरूकता थी तेज गति से जो है विकसित हुई और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने जन संगठन, ठीक है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक जन संगठन बन गया था। अब हम बात करेंगे 1928 के मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में उन सभी मांगों को शामिल किया गया जो ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेश को प्राप्त था। ठीक है, ब्रिटेन के पास एक उपनिवेश नहीं था, बहुत सारे उपनिवेश थे। तो जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में उन सभी मांगों को शामिल किया गया था जो कि दूसरे जो उपनिवेश थे उनको प्राप्त थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य, केंद्र व प्रांतों में उत्तरदायी शासन, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार तथा पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश की गई थी। भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पर बल दिया गया था। सिंध को बंबई प्रांत से अलग करके नए प्रांत के निर्माण की भी सिफारिश की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाने की मांग की गई थी और निम्न सदन का जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से और उच्च सदन का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से करवाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई थी। और इसमें यह भी कहा गया था कि नए संविधान में देश की रियासतों के ऊपर जो रियासतें थी उनके ऊपर वही सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अभी ताज के अधीन केंद्रीय सरकार को प्राप्त हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम गांधी जी के योगदान के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हित के लिए न केवल राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी और उग्रवादी दलों की नीतियों के उत्तम भागों का समन्वय किया। जो उग्रवादी नेता थे और जो उदारवादी दल थे, ठीक है, इनकी नीतियों का जो उत्तम भाग था उनका जो है गांधी जी ने समन्वय किया। इसके अलावा दोनों को एक गतिशील और व्यवहारिक मोड़ दिया। जो गांधी जी थे उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को जो है एक जन आंदोलन का रूप दिया। किसका रूप दिया? एक जन आंदोलन का रूप दिया। ठीक है, जो गांधी जी है वो राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना उन्होंने,
और राजनीतिक साध्यों के लिए नैतिक साधनों का प्रयोग करके उन्होंने हमेशा नैतिक साधनों पर बल दिया। ठीक है, नैतिक साधनों का प्रयोग करके पशु बल को आत्मबल से उन्होंने जीता। मानवता के लिए उनका संदेश था अहिंसा और अहिंसात्मक साधनों का उपयोग करके। जो गांधी जी थे उन्होंने अपने आंदोलन के लिए अहिंसात्मक साधनों का यूज किया था। ठीक है, और इन साधनों का यूज करके उन्होंने 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन, 1930 से 1934 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 से 1941 के निजी सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा ब्रिटिश सरकार को, ये जो आंदोलन थे, ठीक है, इसके द्वारा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि जो भारत की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता की जो मांग है वो न्यायपूर्ण है। उन्होंने हर भारतीयों के दिल में दासता से घृणा और स्वतंत्रता से प्यार उत्पन्न किया। समर्पण और सेवा की भावना जगाई सभी लोगों में। धर्मनिरपेक्ष भारत और सांप्रदायिक एकता की भावना को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। संसार को विश्व भ्रातृत्व व मानववाद का संदेश दिया। उन्होंने विश्व भाईचारे और मानववाद का संदेश दिया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा दिया। वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, बल्कि जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति भी गांधी जी चाहते थे। अब हम गांधी जी के जो स्वराज है उसके सार के बारे में बात करेंगे। तो 1930 में यंग इंडिया में जो है उन्होंने एक लेख लिखा। ठीक है, और इस लेख में उन्होंने स्वराज का सार प्रस्तुत किया था और कुछ शर्तें रखी थी जो इस प्रकार है। लगान में 50% कमी की जाए। सिविल सर्विस की जो तनख्वाह है वो आधी कर दी जाए। फौजी खर्च में कम से कम 50% की कमी की जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और विदेशी कपड़ों का आयात जो है नियंत्रित किया जाए। रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पेश किया जाए। सीआईडी विभाग खत्म कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण लगाया जाए। हिंदुस्तानियों को आत्मरक्षा के लिए बंदूक व पिस्तौल आदि रखने के लिए जो है लाइसेंस दिए जाए। नमक पर सरकारी इजारेदारी और जो नमक टैक्स है उसको खत्म किया जाए और नशीली दवाओं की जो बिक्री है उसको बंद किया जाए। उन सब राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या करने या करने का प्रयत्न करने का अभियोग नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जो गांधी जी के स्वराज का सार था। ठीक है, अब हम कांग्रेस की जो कराची संकल्पना है उसके बारे में बात करेंगे। गांधी इरविन समझौता, इसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, इसको मंजूरी देने के लिए मार्च 1931 को कराची में जो है कांग्रेस की बैठक हुई थी। कांग्रेस अब केवल स्वराज या स्वतंत्रता की प्राप्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि भारतवासियों के लिए एक सामाजिक तथा आर्थिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत किया जाए। अब जो भारतीय हैं उनकी मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वो केवल स्वराज ही नहीं चाहते थे, बल्कि भारतवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार की रूपरेखा भी चाहते थे, जिससे सभी लोग सर उठाकर जी सके, चल सके। यानी अब स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य भी अब जुड़ गए थे। इस सत्र में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावना पारित किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को इसमें परिभाषित किया था और ये घोषणा की कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी जरूरी है। प्रस्ताव में अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, जाति, लिंग, धर्म आदि से परे कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य के तटस्थ भाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव और स्वतंत्र व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी की जो है बात की गई थी। प्रस्ताव में लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, किसानों को कर्ज से राहत देने और सूदखोरी पर नियंत्रण,
मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, काम के नियमित घंटे और महिला मजदूरों की सुरक्षा, मजदूर किसान को अपनी यूनियन बनाने की आज़ादी और प्रमुख उद्योगों, खदान और परिवहन को सरकारी स्वामित्व में रखने का जो है इसमें वादा किया गया था। अल्पसंख्यक और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा की सुरक्षा का भी जो है इसमें वादा किया गया था। अब हम समाजवाद के बोध के बारे में पढ़ेंगे कि जो समाजवाद है उसका क्या रोल था। तो 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम वर्षों या फिर तीसरे दशक के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र जो है बदलने लगा था। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो है लोगों की जो मांग है वो बदलती गई, परिस्थितियां चेंज होती गई। ठीक है, तो जो राजनीतिक आंदोलन था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका चरित्र भी बदलता गया। अब कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो राजनीतिक स्वतंत्रता थी। अब सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी। इस काल में युवा वर्ग समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आने लगा था, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है विफल हो चुका था। ठीक है, युवा वर्ग, जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया तब जो युवा वर्ग थे उनका जो है गांधी जी की जो रणनीति थी उनसे मोहभंग होने लगा था। दूसरी तरफ जो है रूस में जो है रूसी क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, सफल क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति ने भी युवकों को जो है इस ओर प्रेरित किया। ठीक है, और ये जो लोग थे, ये जो युवा थे, ये साम्राज्यवाद विरोधी, राष्ट्रवादी और समाजवादी के रूप में जो है सामने आने लगे थे। और ये युवा कौन कौन से थे? इनमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब जो है प्रमुख थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि मैं समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूँ। जो गांधी जी है उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूँ। उन्होंने कहा कि यदि इस देश, जो नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि अगर इस देश में से गरीबी और असमानता को समाप्त करना है तो भारत को एक समग्र समाजवादी कार्यक्रम अपनाना होगा। समाजवाद के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता को 1935 से 1936 के दौरान जो है अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, या अधिक स्पष्ट रूप से जो है अभिव्यक्ति मिली थी। 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने समाजवाद के प्रति जो है अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था, जो नेहरू जी है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व और भारत की समस्या का समाधान की जो है एकमात्र कुंजी क्या है? समाजवाद है। मुझे गरीबी को समाप्त करने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। व्यापक बेरोजगारी और भारतीय जनता की पराधीनता के अंत का समाजवाद के अलावा अन्य कोई विकल्प जो है मुझे नजर नहीं आता, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। अब हम योजना विचार की बात करेंगे कि जो योजना का विचार है वो क्या है। तो एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में, इनकी एक बुक है जो पब्लिश हुई थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें इन्होंने एक ऐसी योजना की रूपरेखा रखी थी जिसका उद्देश्य था 10 साल के अंदर भारत की राष्ट्रीय आय को दुगना करने का। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? केटी शाह। ठीक है, इनको जो है एक अवैतनिक मंत्री चुना गया था, केटी शाह को। योजना समिति की सोच के पीछे, जो ये योजना समिति थी उसकी सोच के पीछे ये विचार काम कर रहा था कि किस प्रकार अधिक औद्योगिकरण किया जा सकता है और कैसे जो दरिद्रता और बेकारी है उसको कम किया जा सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न कैसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन उस टाइम की जो तत्कालीन परिस्थिति क्या थी? ब्रिटिश सरकार और जो कांग्रेस थी उनके बीच में संघर्ष था, इसके अलावा दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो ऐसे में ये जो समिति है इसका काम जो है अच्छे से नहीं हो पाया। समिति जो है अपना काम जो है सफल तरीके से नहीं कर पाई। इसी समय बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने जो है एक समूह बनाया और उन्होंने एक
जो है आर्थिक विकास के लिए योजना बनाई, जिसे हम बम्बई योजना के नाम से जानते हैं। इसमें असमानता को कम करने, लघु कुटीर उद्योग, जन सेवा व मूल उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के संबंध में जो है अनेक प्रावधान किए गए थे। फिर इसी के आसपास एम.एन. रॉय, जो एक साम्यवादी और उग्र मानवतावादी थे, उन्होंने भी जनता योजना सामने रखी। इसमें भावी औद्योगिकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमि के राष्ट्रीयकरण के संबंध में भी महत्वपूर्ण तर्क दिए गए थे। इसके अलावा जो श्रीमान नारायण अग्रवाल जी थे, इन्होंने गांधी योजना बनाई। 1944 में भारत सरकार ने एक नियोजन और विकास विभाग का गठन किया। फिर 1946 में जो है एक परामर्शदाता नियोजन बोर्ड भी गठित की गई थी। ठीक है, अब हम जो गांधीवादी है, ठीक है, गांधीवादी अर्थशास्त्र की प्रकृति की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो गांधी जी है, इनके क्या विचार थे। गांधी जी जो है ग्रामीण जो क्षेत्र है, इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, इसका पुनरुद्धार करना चाहते थे। ठीक है, और स्वदेशी उद्योग के विकास के पक्ष में थे। कुटीर उद्योग का विकास करना चाहते थे। ठीक है, और भारतीयों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। जो गांधी जी थे वो मशीनी युग के विरोध में नहीं थे। ठीक है, उनका विश्वास था कि मशीन उस समय तक अच्छी है जब तक मनुष्य की वह सेवा करे। वे भारत में स्वावलंबी और स्वशासित ग्राम पंचायत का जाल बिछाना चाहते थे तथा संपत्ति के संबंध में सीमा सिद्धांत के समर्थक थे। जो गांधी जी थे, उनका कहना था कि किसी व्यक्ति के पास जितनी जरूरत हो उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को स्वयं अपनी संपत्ति को सीमित करके त्याग की नीति अपनानी चाहिए। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है प्रमुख है। उनका कहना था कि जमींदार और जो पूंजीपति है, ठीक है, पूंजीपति किसानों की ट्रस्टी की तरह काम करते हैं। ट्रस्टियों के रूप में जो जमींदार और पूंजीपति है, उनको अपनी योग्यता और पूंजी को अपने हित में प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए ट्रस्टी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उन्हें उपार्जित धन में से जितना धन उनको मिलता है, उनमें से एक उचित आधार पर, मतलब कुछ धन अपने पास रखने चाहिए जितनी उनकी जरूरत हो, और बाकी जो शेष बच गया वो लोगों में बांट देना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि विभिन्न वर्गों की सहकारिता तथा एकीकरण के पक्ष में थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो एक बार आपको समझ में नहीं आता, दूसरी बार देखेंगे तो अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम गांधी जी के सामाजिक दर्शन की बात करेंगे। तो गांधी जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए, मतलब जो अछूत है उनका उद्धार, नारियों का उत्थान, मादक द्रव्य जो नशीले पदार्थ है उन पर रोक, छुआछूत को उस टाइम पे छुआछूत को जो है, छुआछूत की जो प्रथा है वो प्रचलित थी, जिसको हिंदू समाज का कलंक मानते थे गांधी जी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने किसी को उच्च नीच के निशान के साथ जो है नहीं पैदा किया है, और कोई धार्मिक ग्रंथ भी जन्म से मनुष्य की ऊंचाई का निर्णय जो है नहीं करता। उन्होंने जो अछूत थे उनको हरिजन कहा था, दलितों को हरिजन कहा था। तो हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने महान आंदोलन चलाया। अछूतों को हिंदू समाज का अंग बनाने के लिए आमरण अनशन करने का निश्चय भी किया था उन्होंने। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए, उनमें शिक्षा के प्रसार के लिए गांधी जी ने जो कोशिश की थी वो भी सराहनीय है। वे स्त्री और पुरुष दोनों को एक जैसे अधिकार देने के पक्ष में थे। गांधी जी का लक्ष्य सबके लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करना था। वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए केवल सत्य और अहिंसापूर्ण साधन को अपनाया। गांधी जी समाज में व्यक्ति के अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे। ठीक है, गांधी जी नए समाज के निर्माण से पहले मनुष्य के हृदय में क्रांति लाना चाहते थे और उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे।
और उसका जो चरित्र है उसको उन्नत बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हियर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की जो बुक है MPS 3 भारत लोकतंत्र और विकास, इस बुक के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने आपको जो है कवर करवा दिया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से मेरी उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जो कि हमारा है विकास प्रतिमान विषयक बहस संरचना, डिबेट्स ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, वैसे ही हमारे देश के नेताओं के सामने जो है एक पिछड़ा हुआ देश था जिसका आर्थिक विकास करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ गरीबी, अशिक्षा, अव्यवस्था सब कुछ फैला हुआ था और इन सारी चीज़ों को अच्छे से टैकल करना जो है एक चुनौती के रूप में हमारे नेता के सामने था। ठीक है, तो इस अध्याय में हम भारत की आज़ादी के बाद हमारे नेताओं के सामने विकास को लेकर जो चुनौतियां थी उसके बारे में बात करेंगे। आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया, हम सबको पता है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करना जरूरी है। कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, अगर वो विकास करना चाहता है तो उसके विकास के लिए एक आदर्श मॉडल होना चाहिए जिसके थ्रू जो है विकास किया जा सके। नीतियों का निर्माण और उसका क्रियान्वयन विकास के प्रतिमान पर ही निर्भर करता है। जब हमारे पास मॉडल होगा, उसी मॉडल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही नीतियों का निर्माण करेंगे, उनका संचालन करेंगे। आज़ादी के समय हमारे देश के जो नेता थे उनके पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, और वो दो ऑप्शन कौन कौन से थे? एक और उदारवादी राज्य थे, ठीक है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती थी और समानता का वातावरण उनको दिया गया था, जैसे अमेरिका। भारत से पहले अमेरिका आजाद हो चुका था, वहां उदारवाद को अपनाया गया था और स्वतंत्रता समानता की बात की गई थी। तो दूसरी तरफ था साम्यवादी राज्य, जैसे कि रूस की क्रांति 1917 में हो चुकी थी, जहाँ पे जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय देने की भी बात की गई थी। तो ये जो दो मॉडल है, ये दो मॉडल भारत के नेताओं के सामने उस टाइम पे था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? असमानता फैली रहती है। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं उनको बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाता है, इसीलिए समाज में असमानता आ जाती है। इसके अलावा साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो है सरकार के कंट्रोल में होता है। भारत के जो नेता थे वो इस बात से सहमत थे कि तीव्र विकास, हम जो है विकास अपने देश का तभी कर सकते हैं जब जो देश है वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करे। पर जो नेता थे वो ये भी मानते थे कि नियोजित अर्थव्यवस्था के चलते जो है हम निरंकुशता को नहीं अपना सकते, मतलब नियोजन को निरंकुशता के साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों का तालमेल जो है नहीं बैठेगा, क्योंकि नियोजन को निरंकुशता से जोड़ने का मतलब है मानवीय मूल्यों के साथ जो है अच्छा नहीं करना, उनको नकार देना। इसीलिए सोचा गया कि जो भारत है इसमें एक नया प्रयोग करना चाहिए जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नियोजन को लागू किया गया। इस प्रयोग को एशिया तथा अफ्रीका में नवोदित राष्ट्रों के लिए एक नया सिद्धांत बताया गया। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत में पूंजीवादी और साम्यवादी जैसे परस्पर विरोधी विचारों में तालमेल बैठाया गया। भारत में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का मिश्रित रूप अपनाया गया है। पूंजीवाद में से कुछ क्वालिटी ली गई, साम्यवाद में से कुछ क्वालिटी लेकर जो है भारत में नया एक्सपेरिमेंट किया गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। संविधान सभा को संविधान निर्माण के समय समकालीन समस्या, जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो सभा को उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स का शासन तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना पड़ा।
1943 में बंगाल का अकाल तथा खाद्य पदार्थों की भारी कमी, भारत का विभाजन और उससे उत्पन्न सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक शक्ति का ध्रुवीकरण, वामपंथियों की बढ़ती हुई गतिविधियां आदि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही को प्रभावित किया था। सभा को संविधान का एक ऐसा प्रारूप तैयार करना पड़ा। उस टाइम पे प्रॉब्लम्स ही ऐसी थी कि सभा को एक ऐसा प्रारूप तैयार करना पड़ा जिसमें सामाजिक लक्ष्यों की घोषणा के साथ साथ एक जटिल प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा का भी समावेश हो। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय जनतंत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले करोड़ों पिछड़े और शोषित वर्गों के उत्थान, हर गांव में, हर घर में और हर झोपड़ी, हर खेत में स्वतंत्रता का अनुभव कराना चाहते थे। जो संविधान निर्माता थे वो भारत से गरीबी को हटाना चाहते थे, भारत को एक खुशहाल देश बनाना चाहते थे, शोषित वर्गों का उत्थान करना चाहते थे और हर एक इंसान तक, हर एक देश की जनता को जो है स्वतंत्रता का अनुभव कराना चाहते थे। खुशहाली की स्थापना के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा भी मिटाना चाहते थे। चारों ओर एकता, भाईचारा, आपसी प्रेम और शांति के वातावरण का सपना संजोए हुए थे। जो नेता थे, जो संविधान निर्माता थे, वो देश में आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता, शांति, ये सारा वातावरण जो है देश की जनता को देना चाहते थे। जो नेहरू जी थे उनका विश्वास था कि जो संविधान है, जो संविधान बनेगा वो भूखे लोगों को रोटी देगा, नंगे लोगों को कपड़े देगा और ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक ऊंचा उठने के अवसर जो है मिल सके। संसदीय लोकतंत्र और इसके अंतर्गत नियंत्रित विकास की जरूरत पर दोनों नेतृत्व में लगभग सहमति थी। जो नेता थे सभी जो है संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत जो है एक नियंत्रित विकास के लिए जो है सहमत थे, पर नियोजन का जो लक्ष्य है वो क्या होगा, किस विचारधारा से जो है काम किया जाएगा, कैसे रणनीति होगी, इस संबंध में जो है उनके बीच में मतभेद थे। इस संबंध में प्रमुख रूप से दो लगभग परस्पर विरोधी विचारधारा वाले लोगों में गहरे मतभेद थे। अब वो दो विचारधारा वाले लोग कौन कौन से थे? तो पहली जो हमारी विचारधारा है वो ऐसे लोगों की थी जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास को पूरी स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे, जो चाहते थे कि निजी क्षेत्र को जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और सामंतवादी शासक, जमींदार और पूंजीपतियों के साथ जो है वो लोग समझौता करना चाहते थे, जन आंदोलन को दबाने की नीति अपनाना चाहते थे और पश्चिमी देशों के अनुकरण के लिए जो है उत्सुक थे। ठीक है, इसके विपरीत जो दूसरी विचारधारा के लोग थे वे चाहते थे राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के अत्यधिक विकास नियोजन के अधीन अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण और सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति के पक्ष में थे। और कुछ लोग चाहते थे कि जो विकास है वो नियोजित तरीके से सरकार के नियंत्रण में रहकर हो और जो सामंतवादी व्यवस्था है उसका समापन हो। इनके अनुसार जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, भूमि सुधार और वितरण पर राज्य का नियंत्रण जरूरी था और इसी बात ने जो है उन्हें समाजवादी वैचारिक स्तर तक पहुंचा दिया था। ठीक है, तो दो विचारधारा ये थी। इसके विपरीत जो गांधी जी थे उनका क्या लक्ष्य था, उनका क्या कहना था? तो गांधी जी सबके लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर की समानता को प्राप्त करना चाहते थे। सामाजिक न्याय वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम था। रोटी के लिए श्रम तथा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से धन के न्यायपूर्ण वितरण में और सबके लिए अवसरों की अधिकतम क्षमता लाने में योग मिलता है। जो गांधी जी थे वो सबको जो है एक समान अधिकार देना चाहते थे। ठीक है, समानता लाना चाहते थे, अवसर की, सामाजिक न्याय चाहते थे। इसके अलावा जो है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में वो ज्यादा विश्वास करते थे। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपनाया था। मनुष्य के प्रारंभिक आर्थिक जरूरतें, जो गांधी जी थे उनका कहना था कि जो बेसिक नीड्स है उनकी तृप्ति जो है कुटीर उद्योग में बने सामानों से भी की जा सकती थी। इसके अलावा जो गांधी जी थे वो ज्यादा से ज्यादा जो है गांवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। ठीक है, जो नेहरू जी थे वो समझौतेवादी साधन की ओर देख रहे थे।
यद्यपि आर्थिक व्यवस्था और नीति के प्रश्न पर जो नेहरू जी थे उनके विचार गांधी जी से अलग थे, पर साधन और क्रियान्वयन से संबंधित नीतियों के विषय में वे उनके अनुयायी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नेहरू जी की जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी अच्छी थी कि अगर वो कोई भी बात बोलते तो लोग उनकी बात मान लेते। बट जो नेहरू जी थे वो जो है अपनी विचारधारा को मनवाने के स्थान पर जो है तालमेल और समझौते को अधिक महत्व दे रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक वर्षों में जब संविधान निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ था तो कांग्रेस शासन ने प्रतिस्पर्धा रोकने और समझौता स्थापित करने के लक्ष्य से उदारवादी आर्थिक नीतियों को अपनाना शुरू किया, जिसमें निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन जो कांग्रेस कार्य समिति है उसने राज्य के स्वामित्व, उत्पादन में वृद्धि और धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में नियंत्रण के समाजवादी सिद्धांत की पुष्टि की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में आर्थिक समस्याओं का एक कुचक्र विकसित हो चुका था। इसे तोड़ने के लिए ऐसी क्रांतिकारी नीति की जरूरत थी जो आर्थिक प्रोत्साहन और राजनीतिक दबाव के प्रयोग से असमानता को धीरे धीरे समाप्त करती चली जाए। पूंजी के केंद्रीकरण को तेजी से सीमित करना और आवश्यक संस्थागत परिवर्तन लाना जरूरी था। इन लक्ष्यों के संबंध में नेताओं में सहमति तो थी, पर इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई जाए, क्या कदम उठाए जाए, इस संबंध में जो है मतभेद था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो नेता थे वो विकास तो करना चाहते थे देश का, बट विकास किस मॉडल द्वारा हो, नीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस संबंध में जो है उनके मध्य जो है मतभेद था। सबकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं थी। इस बुक की चर्चा करेंगे। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने कवर करवा दिया है। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो अध्याय 2 है जिसका नाम है विकास प्रतिमान विषयक बहस संरचना, डिबेट्स ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, इस अध्याय का भी पार्ट 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जो पहला पार्ट है उस पार्ट में हमने देखा था कि आज़ादी के बाद जो हमारा देश है वो बहुत पिछड़ा हुआ था और देश में जो है गरीबी, अव्यवस्था और बहुत सारी कुप्रथाएं जो है व्याप्त थी। हमारे देश के जो नेता थे उनके सामने इसको दूर करके अपने देश का विकास करने की चुनौती थी। बट बात ये थी कि जो विकास है वो किस मॉडल से किया जाए, उदारवादी मॉडल से या फिर साम्यवादी मॉडल से, क्योंकि आज़ादी के टाइम जो हमारा देश था, हमारे देश के सामने ये 2 विचारधाराएं उस टाइम पे विद्यमान थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक जो है अमेरिका और रूस को जो है स्वतंत्रता मिल चुकी थी और उस समय देश के जो नेता हैं वो सब देश का विकास तो करना चाहते थे, विकास के लिए तो सहमत थे, बट विकास जो है किस मॉडल से हो इस चीज को लेकर जो है उनके मध्य मतभेद था। पहले पार्ट की जो समरी है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भूनीति विषयक के बारे में। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर जो है भूमि नीति के संबंध में क्या क्या बहस हुए या क्या क्या किया गया, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था हमारे देश में जो है असमानता व्यक्त थी। ठीक है, तो ऐसे में उस असमानता को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को निश्चित रोजगार देने के लिए आजादी के बाद ग्रामीण जीवन में सुधार करने को प्राथमिकता देना जरूरी था। ठीक है, आजादी के बाद जो ग्रामीण लोगों का जो जीवन स्तर था उसके जीवन को जो है सुधार करने को प्राथमिकता देना जरूरी था। इसके अलावा जो बेरोजगार किसान थे उनको भी रोजगार देना जरूरी था। तो भारत के नेता वर्ग रहित तथा जाति रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। उस टाइम पे आप सबको पता है कि बहुत सारी कुप्रथाएं थी। भारत में जाति, वर्ग, इन चीजों पर जो है ज्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, और जो भारत के नेता थे वो आजादी के बाद वर्ग रहित, जाति रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे, सबको एक बराबर जो है दर्जा देना चाहते थे।
आजादी के आसपास तेलंगाना और तेभागा, ये दोनों जो है किसान आंदोलन थे। ठीक है, तो ये दोनों आंदोलन हुए थे जिसके कारण भूनीति का मसला और भी जोर पकड़ रहा था। इस संदर्भ में उस टाइम पे 3 विचारधाराएं थी। 3 विचारधाराएं कौन कौन सी थी? पहला तो था 1948 में भारतीय साम्यवादी दल ने एक राजनीतिक सिद्धांत पारित किया था। और ये सिद्धांत क्या था? इस दल का विचार था कि पहले से चली आ रही सामंतवादी तथा उस समय प्रचलित साम्राज्यवादी जमींदारी पर दो तरफा आक्रमण किए बिना किसानों को भूमि कार्यक्रम लागू करना असंभव है। जो साम्यवादी दल थे उनका विचार था कि जो सामंतवादी प्रथा पहले से चली आ रही है या फिर उस टाइम पे जो साम्राज्यवादी जमींदारी की प्रथा थी, इस पर आक्रमण किए बिना किसानों के लिए जो है भूमि सुधार कार्यक्रम जो है लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो सामंतवादी या फिर जमींदार है ये लोग जो है ये नहीं करने देंगे। इसके अलावा 1948 में ही विनोबा भावे के नेतृत्व में गांधी जी के अनुयायियों ने सर्वोदय आंदोलन चलाने का फैसला किया था। और इस आंदोलन ने जो है 1 वर्ष बाद भू दान ग्रामदान आंदोलन का रूप ले लिया था। इस आंदोलन के अंतर्गत जो है नेताओं का विश्वास था कि भूमि की समस्या को परंपरागत नैतिक दबाव पर हल किया जा सकता है, कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं है। जिसमें भूस्वामियों से आह्वान किया गया उनको कहा गया कि आप स्वेच्छा से जो अतिरिक्त भूमि है उसका त्याग कर दे ताकि उस भूमि को जो है भूमिहीन मजदूरों में बांटा जा सके। और तीसरा था कांग्रेस कृषि सुधार समिति। तो इस समिति ने जो है एक प्रतिवेदन जारी किया था जिसमें जो है भारत की कृषि समस्या का विश्लेषण किया गया था तथा संघीय लोकतांत्रिक स्वरूप के अंतर्गत भूमि सुधार की चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन में खेतीहर कृषि का सुझाव दिया गया था जिसमें सहकारी संगठन की सहायता की अपेक्षा की गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उस टाइम पे जो है चीजें जो है सरकार के नियंत्रण में हो रही थी, क्यों हो रही थी उसके बारे में बात करेंगे। अब हम नियंत्रण प्रणाली देखेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है भारत की आजादी से पहले ही दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने क्योंकि पार्ट लिया था और उस टाइम पे जो भारत है वो ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए इनडायरेक्टली भारत ने भी दूसरे विश्व युद्ध में पार्ट लिया था। तो क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहां एक और औसत आय में बढ़ोतरी नहीं हुई, वहां वस्तुओं की कीमत में 1939 की अपेक्षा 3 गुना वृद्धि हुई। लोगों की आय तो नहीं बढ़ी बल्कि चीजों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसकी वजह से 1943 में लोगों का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया और श्रमिक वर्ग के शोषण में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण और राशन की व्यवस्था करना जरूरी था। नियंत्रण व्यवस्था के क्रमागत सुदृढ़ीकरण से शांति व अर्थव्यवस्था को संक्रमण के समय मजबूती मिली। उस समय एडी गोखाला व श्री बी.एन. गाडगिल के नेतृत्व में गठित जींस मूल्य बोर्ड ने अपने प्रतिवेदन में नियंत्रण व्यवस्था में सुधार की सिफारिश की तथा खाद्यान्न नियंत्रण समिति की सिफारिश पर नियंत्रण एक अवधि विशेष के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन जब कीमतें बढ़ी तो नियंत्रण जो है फिर से लागू कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी, बहुत बुरा हाल था। तो ऐसे में खाद्य आपूर्ति और राशन की व्यवस्था करना जो है जरूरी हो गया था, इस पर जो है नियंत्रण करना जरूरी हो गया था। अब हम देखेंगे राष्ट्रीयकरण का मुद्दा। राष्ट्रीयकरण का मुद्दा क्या था? तो आजादी के बाद देश के नेताओं को आर्थिक विकास के कार्यक्रम के द्वारा देश का विकास करना था। देश का विकास जो है आर्थिक विकास कार्यक्रम के द्वारा करना था, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के नाम पर संस्थागत परिवर्तन को पीछे धकेल दिया गया और संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ उद्योगों में सरकारी क्षेत्र में एकाधिकार को मान्यता दे दी। ठीक है, और ये क्षेत्र थे मतलब इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिस पर जो है जो राज्य के अधीन काम करेगा। ठीक है, और ये क्षेत्र कौन कौन से थे? हथियार, गोला बारूद का निर्माण, ऊर्जा तथा रेलवे। इसके अलावा
कोयला, लोहा, इस्पात की खानें, जहाज, हवाई जहाज, टेलीफोन और संचार के उपकरण के निर्माण के क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने का अधिकार भी सरकारी क्षेत्र के लिए जो है सुरक्षित रखा गया था। इस प्रकार एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र राज्य बनने के बाद भारत ने न केवल दोनों शक्ति गुटों के प्रति गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता का दावा किया, बल्कि भारत में चल रही विदेशी कंपनियों के नियंत्रण पर विनिमय नीति अपनाकर सारी विदेशी सहायता को राज्य अभिकरण के माध्यम से जो है प्रवाहित किया। सभी का भारतीयकरण किया और कुछ का राष्ट्रीयकरण तक करने के लिए जो है कदम उठाया गया। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि पूर्व स्थापित किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा और ये विश्वास दिलाया गया कि नव स्थापित उद्योगों को कम से कम 10 वर्ष तक राष्ट्रीयकरण का जो है कोई भय नहीं रहेगा। हम उद्योगों के लिए यथासंभव सुविधा जो है उपलब्ध कराना चाहते हैं। स्वतंत्रता के पहले वर्षों में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस ने पश्चिमी पद्धति के औद्योगिक विकास को चुना था, ठीक है, जिसमें राज्य की भूमिका केवल सहायता देना या मार्गदर्शन करने का ही नहीं था, बल्कि उद्योगों पर नियंत्रण करने, उनका संचालन करने और उनको अपने स्वामित्व में रखने की थी। राष्ट्रीय योजना समिति तथा मुंबई योजना दोनों ने ही राज्य की भूमिका की अनिवार्यता को स्वीकार किया था। इसी धारणा के आधार पर नेहरू ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद आर्थिक कार्यक्रम समिति की नियुक्ति की। समिति की सिफारिश के बाद 1948 में औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प स्वीकृत हुआ। औद्योगिक संबंध में लचीला दृष्टिकोण अपनाकर व्यापारिक हित के विरोधों को स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस दल के आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम को संयत किया गया। साथ ही भारत में आधुनिक उद्योग विकसित करने के अपने वचन के अनुपालन की दृष्टि से कांग्रेस दल तथा नेताओं ने राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने के कुछ मौलिक उपाय किए। औद्योगिक नीति संकल्प इस विश्वास पर आधारित था कि भविष्य में कुछ समय तक उत्पादन की वर्तमान इकाइयों को अधिग्रहण के स्थान पर राज्य उन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करेगी जहां वह पहले से कार्य कर रहा है और साथ ही अन्य क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित करने की ओर ध्यान देगा। इस प्रकार उद्योगों पर नियंत्रण करके सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या, आकार तथा उनके महत्व में वृद्धि की गई। इसमें विदेशी उद्योग का भारतीयकरण करने का जो है प्रस्ताव था। छोटे तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव था। उद्योगों की स्थापना के लिए पिछड़े क्षेत्रों का सावधानी से चयन करके देश भर में उद्योगों के पुनर्चक्रण करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की आशा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि जो मुस्लिम लीग है उसने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था। जो लीग के मंत्री थे उनकी चालाकियां, और वो जो है चालाकियां भी करने लगे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो नेहरू है और कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उनके सामने ये बात आ गई कि कांग्रेस और लीग की जो सरकार है वो इकट्ठी कभी नहीं बन सकती। जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया तो नेहरू वायसरॉय वेविल को ये कहने के लिए बाध्य हो गए कि लीग या तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करे या सरकार से बाहर निकल जाए। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार जो है भारत को मुक्त कर देगी। नए वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की फिर नियुक्ति की गई। फिर उनकी नियुक्ति के साथ ही एक जो है नया दौर शुरू हुआ, ठीक है। इसके अलावा भारतीय क्रांति के जनक अपने देश को लक्ष्य संकल्प द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वे भारत को किस सांचे में ढालना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना, संविधान में जो है पहले एक प्रस्तावना है जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, जो कि संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था नेहरू ने, ठीक है। नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था जिसे कि उन्होंने खुद तैयार किया था। तो इस प्रस्तावना में उन्होंने कहा था कि यह विधानसभा
अपने इस दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है कि वह भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करेगी और उसके भावी शासन के लिए एक ऐसी संविधान की रचना करेगी जिसके अंतर्गत वे राज्य क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते हैं, वे राज्य क्षेत्र जो देसी रियासत के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे अन्य भाग जो ब्रिटिश भारत के बाहर है, और ऐसे राज्य क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत के भीतर शामिल होने के लिए प्रस्तुत है, आपस में मिलकर एक संघ के रूप में गठित होंगे। ठीक है, इसीलिए भारत को एक संप्रभु संपन्न गणराज्य कहा जाता है, क्योंकि भारत के किसी भी पार्ट को जो है भारत से अलग होने की जो है अनुमति नहीं है। विधि तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की तथा विधि के समक्ष समानता की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय और कार्य की गारंटी दी जाएगी, उन्हें प्राप्त किया जाएगा। जो भारत के लोग थे उनको ये सारी चीजें जो है देने का जो है गारंटी प्रस्तावना में दिया गया है या फिर हमारे संविधान में दिया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए कबीलाइयों या पिछड़े वर्ग क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। न्याय तथा सभ्य राष्ट्र की विधि के अनुसार गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता, जल, समुद्र, आकाश पर उसके प्रभुत्व अधिकार की रक्षा की जाएगी। ये प्राचीन देश संसार में अपना न्यायपूर्ण और सामान्य स्थान प्राप्त करेगा और विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण तथा सहर्ष योगदान देगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हियर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की जो बुक है MPS 3, जो कि हमारा है भारत, लोकतंत्र और विकास, इंडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक को कवर कर रहे थे, जिसके 2 चैप्टर जो है मैंने कवर करवा दिया है। उसके जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की बात करेंगे, जो कि हमारा है संविधान और सामाजिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। संविधान के निर्माण के बाद जो है समाज में क्या परिवर्तन आया या फिर संविधान में जो समाज के लोग हैं उनके लिए क्या क्या अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर की भूमिका के बारे में, यानी कि इसके प्रस्तावना के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी देश का संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है। जो संविधान होता है वो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, तो किसी देश का संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। ठीक है, उन अलिखित और लिखित विधियों का या फिर नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की जो शासन व्यवस्था है वो चलती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिन पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सरकार के आकार का निर्णय और उसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कार्य को जो है निश्चित करते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान जो है नियमों का संग्रह है। किसी देश के संविधान को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि उस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। ठीक है, किस प्रकार की संस्थाएं उस देश में है, नागरिकों को क्या क्या अधिकार जो है उस देश में दिए गए हैं। संविधान निरंतर गतिशील रहता है। किसी देश में संविधान का व्यवहार में क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है तथा उस देश के न्यायालय किस प्रकार उसकी व्याख्या करते हैं तथा इस प्रक्रिया में कैसी परंपरा स्थापित होती है, उन सभी का संविधान के अर्थ और तत्वों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
किसी देश की वर्तमान संस्था को अच्छी तरह से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये संस्थाएं शुरू में कैसी थी और इसका जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है। देश के संविधान के भवन का निर्माण उसके अतीत की नींव पर किया जाता है तथा नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो संविधान है उसका निर्माण कैसे होता है, किसी देश की जो स्थिति है वो पहले कैसी थी, उस टाइम पे कैसे कैसे नियम थे, ठीक है, उस देश का इतिहास क्या था, ठीक है, तो उन चीजों के आधार पर ही संविधान का निर्माण होता है। और फिर इसका निर्माण करके एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है स्थापित करने की कोशिश की जाती है। पुरानी जो बुराइयां होती है उनको दूर करने की जो है कोशिश की जाती है। अमेरिकन संविधान विश्व का सबसे पहला निर्मित संविधान है जिसे 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित किया गया था तथा सर्वप्रथम फ्रांस की राज्य क्रांति के समय राष्ट्रीय सभा ने मनुष्य के अधिकारों की घोषणा करते हुए संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार को, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उनको जो है संविधान का अंग बनाया था। ठीक है, इसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान, आयरलैंड, सोवियत रूस, स्विट्जरलैंड और जापान के संविधानों में भी क्या किया गया, इन मूल अधिकारों को अपनाया गया। ठीक है, धीरे धीरे अधिकारों की अवधारणा में जो है परिवर्तन ही नहीं आया बल्कि और भी अधिकार जो है इसमें जुड़ते गए, अधिकारों की सूची जो है बड़ी होती गई। प्रत्येक मनुष्य को राज्य से काम प्राप्त करने का तथा कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपना जीवन जीने के लिए किसी ना किसी प्रकार का जो है काम मिलना चाहिए और ये अधिकार जो है हमारा संविधान हमको देता है। और जो काम है वो संभवतया नागरिकों की इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। जो राज्य है इसका कर्तव्य है कि वह नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान करे। साम्यवादी देशों में नागरिकों को जो है काम के अधिकार की गारंटी दी गई है, पर प्रजातांत्रिक देशों के संविधान में ऐसा नहीं था। भारत का जो संविधान है इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसमें जो है नागरिकों के काम की गारंटी को जो है स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये रही भूमिका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान का दृष्टिकोण। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो है एक गणराज्य बना है। ठीक है, भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, यह नम्य और अनम्य, परिसंघीय तथा एकात्मक, अध्यक्षीय तथा संसदीय, इन सभी रूपों का सम्मिश्रण है। इसमें प्रयास किया गया है कि जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच जो है संतुलन बना रहे। साथ ही यह संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच एक मध्यम मार्ग जो है प्रस्तुत करता है। जो संविधान है वो सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत को अंत करता है। ठीक है, छुआछूत के अंत की बात करता है और किसी भी रूप में जो छुआछूत का आचरण है उसे निषिद्ध किया गया है हमारे संविधान में। किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण विधि के अनुसार जो है दंडनीय है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा ये घोषित किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तरों को ऊंचा उठाएगा। ठीक है, मतलब जो बेसिक नीड्स है लोगों की उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय संविधान की। ठीक है, मतलब जो भारत की जो सरकार है, जिसकी भी सरकार आएगी वो भारत के नागरिकों की जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करेगी। ये चीजें जो है किसमें बताया गया है? हमारे भारत के संविधान में। तथा इन सब के लिए अधिकाधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी बात करेंगे। तो सभी जो लिखित संविधान होते हैं तो उनकी शुरुआत में ही एक पेज होता है जिसे हम
संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है, या फिर उद्देशिका कहते हैं, जिसके द्वारा संविधान के निर्माता उन आधारभूत आदर्शों, आस्थाओं और प्रेरणा को वाणी देने की कोशिश करते हैं जिन पर राष्ट्र की जो है नींव रखी जानी है। प्रस्तावना अगर लक्ष्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न जो अनुच्छेद होते हैं उस लक्ष्य की सिद्धि के साधन है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान के निर्माता के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी कहा जाता है। अगर संविधान के अनुच्छेद की भाषा, अगर संविधान में जितने अनुच्छेद है, किसी भी अनुच्छेद की भाषा हमको समझ में ना आती हो, उसका जो अर्थ है वो हमारे लिए अस्पष्ट हो, ठीक है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए जो है हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। प्रस्तावना में चित्रित है स्वाधीनता संघर्ष के सेनानियों और संविधान के निर्माताओं की कल्पना का भावी भारत, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम पे जो सेनानी थे, जो आजादी के लिए शहीद हो गए थे, इसके अलावा जो संविधान के निर्माता थे वो जैसा भारत चाहते थे, ठीक है, तो उस भारत की कल्पना जो है, कल्पना का जो चित्र है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिल जाता है। इसके शब्द के पीछे भारतीय जनता के मानस को छूने की अदम्य शक्ति है। जो प्रस्तावना है उसके शब्द ही ऐसे हैं कि लोगों के दिल को जो है छू लेती है। प्रस्तावना पर आधुनिक युग की 3 महान क्रांतियां कौन कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और रूसी क्रांति, इन तीनों क्रांति का जो है प्रभाव पड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर जोर दिया गया था। अमेरिकी क्रांति में राजनीतिक स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था और रूस की क्रांति में आर्थिक समानता पर बल दिया गया था। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो हमारे संविधान के कुछ भाग है वो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे और बाकी जो कुछ पार्ट्स है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब कौन कौन से पार्ट्स है ये अगर मैं बताने जाऊंगी तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल चैप्टर में जो है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है वो इस बात पर ध्यान देती है कि जो अंतिम सत्ता है वो जनता के हाथों में हो। हम सब भारत के लोग हैं, राज्य के नहीं। भारत के लोग एक हैं। प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम सब जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं, किसी एक राज्य के लोग नहीं हैं। इसलिए अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं, कोई हमसे पूछता है कि हम कहाँ से हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम भारत से हैं, हम इंडियन हैं। ये नहीं कहते हम इस स्टेट से हैं, हम उस स्टेट से हैं, ठीक है। तो भारत के लोग एक हैं। संविधान का निर्माण राज्यों ने या अनेक राज्य के लोगों ने नहीं किया, बल्कि समूचे भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता से किया। इसीलिए संवैधानिक दृष्टि से कोई राज्य या राज्य समूह ना तो संविधान का अंत कर सकता है और ना ही संविधान द्वारा निर्मित जो संघ है इसके बाहर जाने का राइट है किसी को। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। तो इस संशोधन द्वारा हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि मूल संविधान में नहीं था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य से व्यक्त होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब होता है कि भारत पूर्ण रूप से एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है और कानूनी दृष्टि से ना तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध है और ना ही किसी बाहरी शक्ति का, ठीक है। जो भारत है वो किसी के अधीन नहीं है, भारत स्वतंत्र है, भारत एक संप्रभु है, ठीक है। इस पर ना आंतरिक रूप से ना बाहरी रूप से किसी भी शक्ति का जो है प्रतिबंध नहीं है। प्रभुत्व समूची भारतीय जनता में है।
प्रभुत्व समूची भारतीय जनता में या भारतीय गणराज्य में है। जो शक्ति है वो पूरे भारतीय जनता में या भारत का जो गणराज्य है उसमें है। समाजवादी का मतलब है कि सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो शोषण है उससे मुक्ति। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जो धर्म, जाति, पंथ से परे हो। विधि के अंतर्गत धर्म तथा जाति के आधार पर नागरिकों के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत जो है एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारतीय संघ के गणतंत्रात्मक स्वरूप से स्पष्ट होता है कि जो भारत राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो जो है वंश क्रमानुगत राजा नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो जो है वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, कि एक पीढ़ी गई फिर उसकी दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति भी है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भारत है वो एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्योंकि यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुने जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न्याय की संप्राप्ति भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है, जिसके 3 रूप है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब जो प्रस्तावना है इसके अनुसार इसका क्या उद्देश्य है? प्रस्तावना का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है नागरिकों को प्रदान करना। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा, उनके साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव की जो रेखा है वो नहीं खड़ी की जाएगी। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, उनको राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रजातंत्र की व्यवस्था और वयस्क मताधिकार अपनाकर राजनीतिक न्याय तत्काल प्राप्त कर लिया गया है। और इसी उद्देश्य से, सबको समान अवसर देने के उद्देश्य से ही राजनीति में जो है वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्र शब्द का प्रयोग जो है निषेधात्मक और सकारात्मक रूप में किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर शासन द्वारा आरोपित अनावश्यक या अनुचित प्रतिबंध का अभाव है। ठीक है, निषेधात्मक मतलब कि जो अनावश्यक प्रतिबंध है उसका अभाव है। इसके साथ ही ऐसी परिस्थितियों के सृजन से भी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का जो पर्याप्त अवसर है वो मिल सके। ठीक है, मतलब प्रस्तावना में ये कहा गया है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक जो है प्रतिबंध नहीं होगा और सबको जो है समान रूप से अपना विकास करने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार समानता का विचार अत्यधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें स्थिति और अवसर की समानता की जो है बात की गई है। व्यक्ति के सम्मान और राष्ट्र की एकता को स्थिर रखने के लिए प्रस्तावना में बंधुता पर बल दिया गया है, ताकि भारत के जो समस्त नागरिक है वो ये अनुभव करें कि वे एक ही माता के शिशु है, उनकी मातृभूमि जो है एक ही है। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने जो है बड़ी निष्ठा के साथ अपना काम को पूरा किया और वयस्क मताधिकार की जो पद्धति है उसको अपनाने का फैसला किया, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान का जो है समान अवसर दिया गया। इससे नागरिक को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति व राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है इसको प्रदान करने से क्या हुआ कि जो भारत के नागरिक है वो राजनीति में जो है भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको राजनीतिक जो है प्रशिक्षण मिलती है, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है, वे प्रशासनिक कार्य में भाग लेना सीखते हैं, उनमें जो है उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, वे सार्वजनिक कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं और जो नागरिक है उनका जो है स्वाभिमान, उनके अंदर जो है स्वाभिमान उत्पन्न होता है। इसके अलावा नागरिक ये अनुभव करने लगते हैं कि जो राज्य की अंतिम शक्ति है वो उनके हाथों में यानी कि जनता के हाथों में है। किसी भी
सरकार का निर्माण करना या उसे जो है अपदस्थ करना जो है किसके हाथ में है? जनता की हाथों में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हियर में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हम MPS 3 की जो बुक है इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की, जो कि हमारा है भारत लोकतंत्र और विकास, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक को कवर कर रहे थे, जिसके 2 चैप्टर जो है मैंने आपको कवर करवा दिया है। और जो 3rd चैप्टर है जो कि हमारा है संविधान और सामाजिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, आपको जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो इस वीडियो का जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने संविधान के प्रस्तावना के बारे में बात की थी। आज हम जनता के जो अधिकार है जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जनता के अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो उनके नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। जो अधिकार होते हैं वो हमारे नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। इनके बिना जो है हम अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। इन अधिकारों का उद्देश्य है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना ताकि सामान्य हित की पूर्ति और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। जो हमारे अधिकार होते हैं वो हमारे लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिससे कि जो है हमारे हित की पूर्ति हो सके और हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सके। भारतीय संविधान भारत के जन वर्ग को कुछ ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं जिनके लिए वे राज्य और उनके अभिकर्ताओं के विरुद्ध दावा कर सकते हैं। जो हमारे देश का संविधान है वो हमको कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं जिसके चलते जो है हम राज्य के किसी गलत फैसले या गलत कानून के विरुद्ध जो है आवाज उठा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं। वैसे जो हमारे मौलिक अधिकार है इन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? जैसे कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिक को ही प्रदान है, ठीक है, मिले हुए हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह है किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या कैसा भी हो, ठीक है। तो इन चीजों के आधार पर उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस चीज के बारे में हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसमें बताया गया है। नेक्स्ट है वाक की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, अपने संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता या रहने की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान ने हमको दिया है। और ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 19 में। इसके अलावा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, तो अवसर की समानता की बात जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसके अलावा संख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं संविधान में, जो कि हमारे अनुच्छेद 29 से 30 में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरे तरीके के अधिकार के बारे में बात करेंगे जो भारत भूमि पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वे भारत के नागरिक हो या विदेश के नागरिक हो, ठीक है। ये अधिकार कौन कौन से हैं? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। विधि के अधीन दोष सिद्धि से सुरक्षा, दोहरे दंड और स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 20। विधि के प्राधिकार के बिना कार्यवाही के विरुद्ध, मतलब जीवन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति में कर के संदाय से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा
जब मैं मौलिक अधिकार पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे मौलिक अधिकार और उन पर कौन कौन से प्रतिबंध है उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अधिकारों की प्रकृति की बात करेंगे कि जो अधिकार है उसकी प्रकृति कैसी है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है उसके बारे में संविधान का जो भाग 3 है उसमें बताया गया है। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किसी भी अन्य संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उनकी जो है संविधान में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, मूल अधिकार के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 23। इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से लंबे हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो बहुत लंबे हैं, विस्तृत रूप से इनकी चर्चा की गई है। क्यों? अधिकार पत्र के इतने अधिक व्यापक होने का कारण ये है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार वास्तविकता पर आधारित है। जो हमारे मौलिक अधिकार है ये वास्तविकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए जो है उपयोगी है तथा समानता के अधिकार को स्वीकृत करते हुए पिछड़े और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में प्राकृतिक अधिकार को स्थान नहीं दिया गया है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। मतलब जो हमारे संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, तो मौलिक अधिकार के साथ साथ इन अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध है उन चीजों की भी चर्चा की गई है हमारे संविधान में। इसीलिए जो हमारा संविधान में मौलिक अधिकार का जो पार्ट है वो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, जिसके तहत हमारे अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे कानून और कार्य जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका है उनके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून, ठीक है, जो कि हमारे मूल अधिकारों पर अनुचित तरीके से प्रतिबंध लगाती है, तो जो न्यायालय है उसको अवैधानिक घोषित कर सकती है। इससे पता चलता है कि मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। ठीक है, ये राज्य के किन्हीं कार्यों पर जो है प्रतिबंध लगाते हैं, वह मर्यादाओं के रूप में। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो मर्यादा के रूप में राज्य के जो कुछ कार्य या कानून होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकार एक प्रकार से संसदीय संप्रभुता या न्यायिक सर्वोच्चता के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करता है। मौलिक अधिकार के कुछ उपबंध से अधिकारों की वो व्याख्या नहीं हो पाती जिससे कार्य योग्य या आनंद योग्य कार्य की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा जो है छुआछूत का अंत किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों को समाप्त किया गया है। ठीक है, पर क्योंकि ये चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को संविधान में जोड़ा जाना ये प्रदर्शित करता है कि संविधान निर्माता समाज के उन सभी परिस्थितियों से वाकिफ थे जिनके आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग को पृथक रखा गया था। छुआछूत का अंत इसीलिए तो किया गया था क्योंकि जो समाज था, समाज के एक वर्ग को बिल्कुल अलग कर देता था छुआछूत की जो प्रथा थी। ठीक है, और उनका शोषण किया जाता था इस प्रथा के द्वारा। तो संविधान निर्माता ने इस कारण से छुआछूत को कानूनी रूप से जो है अपराध घोषित किया, क्योंकि उनको विश्वास था कि जब तक सामाजिक असमानता खत्म नहीं होगा तब तक अन्य समानताएं जो है संभव नहीं है। समानता के अधिकार को संविधान में जोड़ने से समानता सुनिश्चित करना जो है संभव नहीं हो सकता। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन हेतु भारत का जो वर्तमान संविधान है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की पूर्णता तथा सामाजिक जरूरत के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हियर पे स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने MPS 3 जो कि इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की बुक है, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट,
इस बुक को कवर कर रहे थे, जिसके 2 चैप्टर मैंने कवर करवा दिया है और 3rd चैप्टर के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे 3rd चैप्टर की, जो कि हमारा था संविधान और सामाजिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले की 2 वीडियोस थी, उसमें पार्ट 1 में हमने संविधान की प्रस्तावना को देखा था, पार्ट 2 में हमने संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको देखा था। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है। कौन से भाग में दिया गया है? भारत का जो संविधान है उसके भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व के अध्याय के लिए मूल प्रेरणा, ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसके लिए मूल प्रेरणा कहाँ से मिली हमको? मूल प्रेरणा जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से मिली है। ठीक है, व्यक्ति के मूल अधिकारों के रक्षा के साथ साथ जो हमारे मूल अधिकार है, ठीक है, हमारे जो अधिकार है उनकी रक्षा तो मौलिक अधिकार द्वारा कर दिया गया। तो जो संविधान के निर्माता है वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ जो है ये चाहते थे कि जो हमारा संविधान है वो सामाजिक क्रांति के लिए एक प्रभावी साधन बने। जो हमारे संविधान के निर्माता है वो व्यक्ति की जरूरतों की एक न्याय संगत एवं साम्ययुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे जो समाज है, ठीक है, इसके सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने निर्देशक तत्व को स्पष्ट करते हुए कहा था कि संविधान के भाग 4 को अधिनियमित करके संविधान सभा, भविष्य के विधानमंडल और कार्यपालिका, जो अंबेडकर जी थे उन्होंने कहा था कि जो संविधान है, संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है, संविधान के भाग 4 को संविधान में जगह देके जो हमारे संविधान के निर्माता है वो भविष्य के विधानमंडल और कार्यपालिका को निर्देश देती है कि वह किस प्रकार जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगी। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वे ये सिद्धांत है जो भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीति निर्धारित करती है। ठीक है, अब हम लोक कल्याण एवं गौरवपूर्ण जीवन की बात करेंगे। लोक कल्याण और गौरवपूर्ण जीवन, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्रेरित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। जो अनुच्छेद 38 है उसके अनुसार राज्य को जो है समाज में ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिसके अनुसार जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है लोगों को मिल सके, ठीक है, और लोगों का कल्याण हो सके। इसके अलावा जो अनुच्छेद 39 है इसमें यह कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी मनुष्य तथा स्त्री पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हो। 39 क्या कहता है? हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 39 है वो ये कहता है कि राज्य जो है सभी स्त्री पुरुष को जो है जीविका अर्जित करने के जो है पर्याप्त साधन देगा। ठीक है, जो नागरिक है उनको जीविका प्राप्त करने का जो है अधिकार है। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो।
ठीक है, मतलब ऐसी आर्थिक व्यवस्था की जाए जिससे जो है उत्पादन के साधनों से जो है जो समाज के जितने भी लोग हैं, सर्वसाधारण लोग हैं, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। स्त्री और पुरुष दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष तथा स्त्री के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से बेवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आय और शक्ति के अनुकूल ना हो और बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाया जा सके। तो ये सारी चीजें किसके में दिया गया है, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें बताया गया है। तो आज हमने तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में जो बताया गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कानून के दायरे। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें कानून के दायरे के बारे में क्या बताया गया है। भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था के विकास के लिए कुछ निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन किया गया है, ताकि भारत के जितने भी लोग हैं उनको जो न्याय है वो आसानी से मिल सके, सभी को न्याय मिल सके। ठीक है, कोई भी न्याय से अछूता ना रहे। अनुच्छेद 44 राज्य को एक रूप नागरिक संहिता बनाने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका से कार्यपालिका को जो है अलग करे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 39A, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 39A जोड़ा गया है, जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि राज्य इस बात की कोशिश करेगा कि कानून व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन योजना या अन्य किसी प्रकार से सामाजिक कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। ठीक है, जो 39A है उसे जोड़कर जो है समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की जो है व्यवस्था करेगा राज्य। ठीक है, जो 39 ये है वो ये कहता है, जिसमें आर्थिक असमर्थ या अन्य प्रकार से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए वंचित ना हो, ताकि समाज के सभी वर्गों को जो है न्याय मिल सके। इसी तरह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत को संगठित करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, ये तो थे कानून के दायरे। अब हम नीति निर्देशक तत्व के जो आर्थिक दायरे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो संविधान आर्थिक न्याय का लक्ष्य पूरा करने और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के आदर्श के रूप में अनेक प्रावधान करते हैं। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है उसको अच्छा करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए जो हमारा संविधान है, जो नीति निर्देशक तत्व है, वो बहुत से आदर्श जो है प्रस्तुत करता है, बहुत से प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 द्वारा लोगों के लिए काम, पर्याप्त मजदूरी एवं बेरोजगारी, वृद्धा अवस्था तथा रुग्णता की स्थिति में लोक सहायता के अधिकार को राज्य द्वारा सुनिश्चित करने का जो है निर्देश दिया गया है। जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का अंत करके भूमि सुधार कानून पारित किए गए हैं। आर्थिक विकास हेतु नियोजन का मार्ग अपनाया गया है। अनुच्छेद 42 राज्य को मानवीय स्थिति और स्त्री को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का जो है निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 राज्य को व्यक्तियों की उचित मजदूरी और कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, जिससे अच्छा जीवन स्तर प्राप्त किया जा सके। राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिक तथा सरकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्वों में जोड़ा गया है कि राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधा और अवसर संबंधित भेदभाव को कम से कम करने की कोशिश करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधा और अवसर संबंधी भेदभाव को भी कम करने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देशित करता है कि वह ऐसे प्रयास करे कि लोगों का आहार पुष्टिकर और जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा हो। इस उद्देश्य से राज्य हानिकारक मादक पेय पदार्थ तथा मादक वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाए, ऐसी व्यवस्था करे कि चिकित्सा के उद्देश्य से उनका प्रयोग हो।
ठीक है। जो नशीली चीजें हैं उनका यूज जो है चिकित्सा के उद्देश्य से होना चाहिए, अदरवाइज जो है इनका यूज नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करेगा। अब हम श्रमिकों के अधिकार की बात करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों में श्रमिकों के अधिकार के बारे में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 42 और 43 में ये उत्पन्न किया गया है कि राज्य कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, काम की मानवोचित दशा, श्रेष्ठ जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 43A के नवीन अनुच्छेद के अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थानों में प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 39 में आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार प्रदान किया गया है। अब हम देखते हैं कि बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए क्या किया गया है। तो अनुच्छेद 45 राज्यों को दायित्व देता है कि वह 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल भागों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हित का विशेष रूप से संरक्षण और उन्नति की व्यवस्था का प्रयास करेगा। सरकारी नौकरी में इनके लिए विशेष दावों की व्यवस्था को अपनाया गया है। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के बालक बालिकाओं के लिए उदारता पूर्वक छात्रवृत्ति, पोशाक, निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के आधार पर उन्हें शिक्षित करने की प्रत्येक संभव कोशिश जो है की गई है। इसके अलावा 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर एक उच्च स्तरीय 7 सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की जो है स्थापना करके संवैधानिक दर्जा जो है इसको प्रदान किया गया है। वह इन जातियों पर अत्याचार की घटना की जांच करता है। ठीक है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि क्या काम करता है, जो इन जातियों पर हो रहे अत्याचार है इन घटनाओं की जांच करता है। भारतीय समाज के अंतर्गत महिला भी समाज के कमजोर वर्गों में ही आती है, इसीलिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर पंचायती राज संस्था और शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्था में महिलाओं के लिए जो है 30% जो सीट है वो आरक्षित की गई है। अब हम देखेंगे कि कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में जो है नीति निर्देशक तत्वों में क्या बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार की कोशिश करेगा। राज्य के द्वारा वन और वन्य जीवन की सुरक्षा की भी कोशिश की जाएगी। साथ ही प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। अनुच्छेद 49 के द्वारा राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिन्हें संसद में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है रक्षा करने का प्रयास करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हियर में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की जो बुक है MPS 3 जो कि हमारा है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक को कवर कर रहे थे, जिसके 3 चैप्टर्स जो है मैंने कवर करवा दिया है। अगर आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर 4 करेंगे, जो कि हमारा है विविधता और बहुवाद, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। ठीक है। जो हमारा भारत देश है ये विविधताओं भरा देश है। ठीक है। तो इसी चीज को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां भारत जितनी अधिक संख्या में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, जहां इतनी अधिक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है।
जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो वैसे वैसे जो है भारत में जो है भाषाएं भी चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है। जहाँ की भूमि और जलवायु में इतनी भिन्नता पाई जाती है, जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नता भी काफ़ी है, और आर्थिक विकास के मामले में भी बहुत अधिक विषमता है। इन सब विषमताओं के बावजूद भारत का बहुत अधिक महत्व है कि ये एकजुट राष्ट्र है। जो भारत है, यहाँ पर जो है हमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है, बहुत सारे जाति, धर्म, ठीक है, संप्रदाय के लोग देखने को मिलते हैं। बट इतनी सारी विभिन्नता होने के बावजूद भी जो भारत है वो एक राष्ट्र है। भारत के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर जो है एक साथ रहते हैं। विश्व के अधिकांश विकासशील देशों ने राष्ट्र निर्माण और विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार के तानाशाही रूप को चुना। जब विकासशील देश जो है साम्राज्यवादी जो शासन है उससे धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे, तो उन्होंने जो है अपनी आज़ादी के बाद देश को विकसित करने के लिए, देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार का जो तानाशाही रूप था उसको चुना था। पर उस टाइम पे भारत ने जो है बहुदलीय प्रजातंत्र शासन प्रणाली को अपनाया, जो कि उन्मुक्त और अकुशल होने के बावजूद भी फल फूल रहा था। उस टाइम पे जब भारत ने लोकतंत्र को अपनाया था तब बहुत सारे देशों ने ये कहा था, या फिर उनको ये लगा था कि भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। बट भारत में आज भी लोकतंत्र कायम है। ठीक है। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार ईपी थॉम्सन के अनुसार भारत विश्व के भविष्य के लिए शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। जो ईपी थॉम्सन है वो कहते हैं कि जो भारत है वो विश्व के भविष्य के लिए शायद एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। विश्व की संपूर्ण अभिसारी प्रेरणा इस समाज की रगों में दौड़ती है। पश्चिम या पूर्व में ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है जो किसी भारतीय में सक्रिय ना हो। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लोकतांत्रिक राज्य जो भारत है उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है। तो लोकतांत्रिक राज्य के रूप में भारत की प्रगति और उस विकास पथ जिसका इसने अनुसरण किया, एक लंबे काल में विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है। टाइम टू टाइम जो है सारी जगह पे चेंज आता रहता है, वैसे ही जो है पूरे विश्व में जो है परिवर्तन हुआ, विशेषकर अफ्रीकाई क्षेत्रों में। प्राचीन साम्राज्य का पतन हुआ, जो साम्राज्यवाद था उसका धीरे धीरे जो है पतन हुआ। अनेक राष्ट्रों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नए राष्ट्रों में कई ने भिन्न भिन्न लोकतंत्र के मूल्यों तथा राज्य संगठन के रूप का चयन किया। कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संस्थाओं के उदारवादी व्यक्तिगत मॉडल के विकास पर बल दिया। अन्य देशों ने शीघ्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए जो है निर्देशित लोकतंत्र को अपनाया। कुछ अन्य देश ने जनतंत्र को अपनाने के बाद सैनिक शासन के रूप को ग्रहण किया। तो कुछ देशों ने समाजवादी पंथ पर आधारित जन लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। ठीक है। जैसे जैसे जो देश है वो स्वतंत्र होते गए तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको विकास का मॉडल पसंद आया उस मॉडल को अपनाया। ठीक है। और बहुत से राज्य ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा यूरोपीय देश के मॉडल को आधार मानकर उदारवादी लोकतंत्र के रास्ते पर चले, लेकिन उनमें से बहुत ही कम जो है उस पर टिक पाए। उनमें गिने चुने देशों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। संसदीय लोकतंत्र तथा उसमें अंतर्निहित मूल्यों का रूप किसी ना किसी तरह से जो है टिका हुआ है। अब हम लोकतंत्र की समझ के प्रति अब हम लोकतंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो लोकतंत्र जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को प्रभुसत्ता का जो है अंतिम स्रोत माना जाता है। ठीक है। सारी पावर्स जो है किसके हाथ में होती है? जनता के हाथों में, और जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। लेकिन एक संकल्पना के स्तर पर लोकतंत्र जो है एक आदर्श है, पर आदर्श लोकतंत्र की आप जो भी परिभाषा करें उसका इतिहास में अस्तित्व नहीं रहा। जो लोकतंत्र है वो जो है उसकी संकल्पना आदर्श है, पर अगर हम इतिहास में एक आदर्श लोकतंत्र को ढूंढने जाएंगे तो उसका अस्तित्व जो है हमें कहीं नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं
कि लोकतंत्र के आदर्श के अधिक से अधिक जो है हम उसके पास पहुंचने की कोशिश किया है हमने या फिर किए जा रहे हैं, ठीक है, बट उसके पास जो है हम नहीं पहुंच पाए। यथार्थ के स्तर पर एक शासन व्यवस्था तथा जीवन यापन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का निरंतर विकास हो रहा है और दिन प्रतिदिन आदर्श के निकट पहुंचने और पूर्णता को पाने की जो है प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। अगर हम विश्व में जो लोकतंत्र था उसके इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमको पता लगता है कि जो यूनानी नगर राज्य था वहां पर जो है लोकतंत्र था, ठीक है। तो यूनानी नगर राज्य में लोकतंत्र में दासता की प्रथा को मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। वहां पर जो है जो यूनानी नगर राज्य था वहां पर जो है लोकतंत्र तो था, पर वहां पे जो दासता की प्रथा है, लोगों को जो है दास बनाकर जो रखने की प्रथा है वो प्रचलित थी और उसको मान्यता भी प्राप्त थी, तथा दासों को और स्त्रियों को जो है नागरिकता का कोई भी अधिकार जो है प्राप्त नहीं था। लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली ही नहीं बल्कि जीवन यापन का एक विशिष्ट ढंग है, और यदि कोई समाज लोकतंत्र को इस व्यापक अर्थ में नहीं स्वीकार करता तो उसमें लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के रूप में जो है सफल नहीं हो सकता। हेरोल्ड लास्की लोकतंत्र के बारे में क्या कहते हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो एक मृत मरीचिका है। ये किसका कहना है? ये हेरोल्ड लास्की का कहना है। डाइसी के अनुसार प्रजातंत्र एक सरकार नहीं बल्कि एक समाज होता है, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतांत्रिक समाज का होना बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अनुसार प्रजातांत्रिक सरकार और प्रजातांत्रिक जीवन के लिए सार्वजनिक शिक्षा जो व्यक्तिगत उत्तरदायी का बोध करा सके बहुत जरूरी है। जो रूजवेल्ट है उनका कहना है कि जो प्रजातांत्रिक सरकार और प्रजातांत्रिक जो जीवन है इसके लिए जो है सार्वजनिक शिक्षा की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों में जो है उत्तरदायित्व का जो है ज्ञान हो सके, यानी जो लोग हैं वो जागरूक हो सके, ठीक है। क्योंकि जन भावना जो जागरूक जन भावना होती है वो लोकतंत्र को चलाने के लिए जो है आवश्यक तत्व होती है, ठीक है। अब हम लोकतंत्र की विशेषता की बात करेंगे। लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो जनता की इच्छा है वो सर्वोपरि होती है, ठीक है। इसमें जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार होती है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं और समय समय पर चुनाव होते हैं, ठीक है। हर 5 साल में एक बार जैसे चुनाव होते हैं तो निष्पक्ष और आवधिक चुनाव होते हैं। वयस्क मताधिकार, उत्तरदायी सरकार, सीमित तथा संवैधानिक सरकार, सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में होता है। मेन शक्ति किसके पास है? जनता के पास, ठीक है। और सरकार के पास जो है अमानत के रूप में बस पावर होती है। सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत के द्वारा जनता का हिस्सा, अगर कोई भी बात होती है तो जनता जो है सरकार पर जो है आंदोलन वगैरह करके दबाव डाल सकती है, ठीक है। अगर सरकार का फैसला लोगों को पसंद नहीं आता तो लोग जो है अपना विरोध जो है प्रकट कर सकते हैं। जनता के अधिकार और स्वतंत्रता की हिफाजत में सरकार का कर्तव्य, जनता के अधिकारों की हिफाजत करना किसका कर्तव्य होता है? सरकार का। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय होना चाहिए, कानून का शासन होता है यहाँ पे, विभिन्न राजनीतिक दल तथा हित समूह की उपस्थिति। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, हित समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, ठीक है। तो ये रहा लोकतंत्र की विशेषता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।